मैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ बच्चों। आज का ये जो वीडियो है आपको मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है। और बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चे जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि थर्ड पेपर है अपने, उसके यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। उस टॉपिक को अपन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ये देखेंगे कि किस तरह से अध्यारोपण के द्वारा अपन व्यतिकरण के फार्मूलों को अपन निकाल सकते हैं, कब संपोषी व्यतिकरण हो सकता है, कब विनाशी व्यतिकरण हो सकता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो प्रकाश स्रोत हैं जिन पे व्यतिकरण बहुत अच्छी तरह डिपेंड करता है, उन प्रकाश स्रोत को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और कितने प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं, वो भी चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं कि कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की यहाँ विधियाँ हैं। तो ये जो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियाँ हैं, ये दो तरह की होती है। एक होती है तरंगार विभाजन के द्वारा और दूसरी होती है आयाम विभाजन के द्वारा। तरंगार विभाजन के द्वारा जो कला संबंध स्रोत प्राप्त करते हैं अपन, उसमें अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो सोर्स है वो या तो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, बिंदु मात्र जिसको कह सकते हैं अपन, या नैरो सोर्स होना चाहिए, बहुत संकीर्ण स्रोत होना चाहिए, तभी अपन के तरंगार को अपन विभाजित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आता है। वो उनके स्रोतों वहाँ पे जो स्रोत काम में लिए जाते हैं वो इसी विधि के द्वारा लिए जाते हैं। कला संबंध स्रोत के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कला संबंध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिससे दो ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच का जो कालांतर है वो कांस्टेंट रहता है, वो स्थिर रहता है। इसकी वजह से अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप बहुत अच्छी तरह और स्पष्ट रूप से अपन को मिल सकता है, स्थिर मिल सकता है। व्यतिकरण प्रतिरूप के स्थिर का क्या मतलब है? स्थिर का मतलब है कि जहाँ पे अपने ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो हमेशा ब्राइट बने, जहाँ डार्क फ्रिंज बन रही है वहाँ अपने को डार्क फ्रिंज दिखाई दे। दूसरा जो तरीका था वो है आयाम विभाजन के द्वारा अपन दो सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। एक ही सोर्स से दो सोर्स प्राप्त करना। तो लेकिन इसके लिए क्या है कि जो सोर्स है, मेन सोर्स, वो ब्रॉड होना चाहिए, मतलब विस्तृत प्रकाश स्रोत होना चाहिए वह। और उसके आयाम, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, जो तरंगें निकल रही है, उनके आयाम के विभाजन के द्वारा दो सोर्स प्राप्त करते हैं। और इस तरह के जो प्रकाश स्रोत हैं वो थिन फिल्म के अंदर, मतलब पतली फिल्म में, न्यूटन रिंग्स में, माइकलसन व्यतिकरण मापी में, इनके अंतर्गत अपन काम में लेते हैं। चलो अपन ने अब दोनों में से किसी भी प्रकार से जब दो प्रकाश स्रोत प्राप्त कर लिए, इन प्रकाश स्रोतों को अपन S1 S2 के द्वारा अपन बता सकते हैं। अब अपन ये देखना चाहेंगे कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या है, और इस अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण को कैसे समझा जा सकता है। तो बच्चों, इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने पास ज़्यादा है, जहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है, और इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दो प्रकाश स्रोत अपन ने काम में लिए हैं, S1 और S2। ये जो पॉइंट P है ये पर्दे पर स्थित है। यहाँ से एक प्रकाश का निकल के जा रही है और x1 दूरी तय करके बिंदु P पे पहुँच रही है। दूसरे प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण निकल रही है वो x2 दूरी तय करके बिंदु P पे पहुँच रही है। इन दोनों स्रोतों से निकलने वाले जो आयाम हैं या इन तरंगों की इक्वेशन है, उनको अपन इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से बता सकते हैं। और अब सुपरपोजिशन का सिद्धांत या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच अध्यारोपण होगा और टोटल आयाम का मान E1 प्लस E2 के द्वारा यहाँ बताया जाएगा, जहाँ दोनों समीकरण 1 और 2 से अपन ने यहाँ मान रखेंगे और इनकी कैलकुलेशन करेंगे। जहाँ पर अपन को पता है कि ओमेगा का मान 2 पाई अपन कैपिटल T आवर्तकाल है, और इसको अपन 2 पाई n आवर्ती है, के तरंग दैर्घ्य कांस्टेंट है जिसका मान 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा के द्वारा बता सकता है। इन समीकरणों को यहाँ मैंने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी काम में लिए हैं, और उन फार्मूलों को लेके अपन ने यहाँ पे ये कुछ इक्वेशंस निकाली हैं, और इन इक्वेशंस में अपन ने कुछ कंसिडर भी किया है। माना है कि a cos थीटा का मान समीकरण 4, a sin थीटा के मान समीकरण 5, और इन दोनों को अपन पीछे वाली समीकरण 3 में अगर काम में लें तो अपन इस तरह से एक इक्वेशन बन जाती है जिसका मान E = a sin ओमेगा t माइनस थीटा के द्वारा बता सकते हैं। अगर समीकरण 4 और 5 जो ऊपर दे रखी है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें अपन और ट्रिग्नोमेट्री को साथ में ध्यान में रखें, तो उस केस में अपने को एक नई समीकरण मिलती है जो कि समीकरण 7 के द्वारा अपन यहाँ पे बता सकते हैं। और यहाँ पे जो फार्मूला काम में लिया है वो अब मैं ये बता दूँ आपको बच्चों,
cos x माइनस सी जो ट्रिकोनोमेट्री का फार्मूला होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, cos x cos y प्लस sin x sin y के द्वारा अपन जो है ना इसको बता सकते हैं। यहाँ पे इस समीकरण में ये जो x2 माइनस x1 है ये पार्ट डिफरेंस कहलाता है। यहाँ phi2 माइनस y1 है जो समीकरण 7 में, उसको अपन फेज डिफरेंस के रूप में कह सकते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है कि ए स्क्वायर का मान यह समीकरण 7 से निकाल के अपन यहाँ रख सकते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके नीचे आते हैं तो अपने पास समीकरण 9 मिलती है जो कि मेन इक्वेशन कहलाती है। I1 I2 प्रकाश स्रोत S1 और S2 से निकलने वाले प्रकाश किरणों की इंटेंसिटी है। और इस समीकरण 9 से अगर अपन आगे देखें, इस समीकरण 9 की सहायता से अपन ये देख सकते हैं कि दो अपन को पोजीशंस मिलती है, दो केसेस मिलते हैं। एक कहलाता है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा कहलाता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ये कब मिलता है, जबकि पार्ट डिफरेंस का मान बच्चों x2 माइनस x1 के द्वारा बताया जाता है। और उस केस में कोस के को डेल को इसको अगर अपन मान रखते हैं तो अपने को, क्योंकि अपन जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है और I मैक्सिमम का I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 के द्वारा अपन बता सकते हैं। या इसका अगर अंडर रूट करें तो अपन इस तरह इसका स्क्वायर करके रूप में लिखें तो इसको इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर I1 I2 दोनों इक्वल है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कि फ्रिंजों की मिलेगी उसको अपन 4I0 के द्वारा अपन यहाँ पे बता सकते हैं, जो कि समीकरण 11 के द्वारा बताई गई है। दूसरा केस जिसको अपन विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ये तब प्रतीत होता है जबकि ये जो पथांतर है, जो पार्ट डिफरेंस है, इसका मान n+1/2 लैम्डा के बराबर हो। अगर ये वैल्यूज़ काम में लेते हैं तो कोस के डेल का मान -1 आता है। इस -1 को अगर मेन इक्वेशन में लिखते हैं तो अपने पास ये I मिनिमम की इक्वेशन आती है, जिसको अपन रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर इसको अपन बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर I1 और I2 दोनों बराबर हैं उस केस में मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो 0 मतलब पूरी तरह अंधकार होगा। इस प्रकार से इन दोनों केसेस में अपन ने देखे, या तो पूरी तरह अपने को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जहाँ तीव्रता का मान समीकरण 11 से बताया जाएगा, या अपने को पूरा अंधकार मिलेगा जहाँ समीकरण नंबर 13 से बताया जाएगा। अगर अपन इसका ग्राफ खींचे बच्चों तो इस ग्राफ को अपन ने यहाँ शो किया है, ये इस तरह से इसका ग्राफ बताता है। ये इंटेंसिटी को बताता है मैक्सिमम को, ये मिनिमम बताता है द डार्कनेस। और चूंकि एक फोटोग्राफी प्लेट के सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ ये इंटेंसिटी मिलती है, ये फ्रिंजें मिलती है, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ अपने ने इनको बताया गया है। और ये जो व्यतिकरण है ये स्थायी रहे। स्थायी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है हमेशा ब्राइट बने, जहाँ अपने पास डार्क फ्रिंज बन रही है हमेशा डार्क बने। इसके लिए ये कुछ बातें ज़रूरी हैं, उनमें जैसे दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगों का जो वेवलेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, आवर्ती बराबर होनी चाहिए, सोर्स जो काम में लिए हुए वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए अपने पास, दोनों स्रोत कला संबंध होने चाहिए, दोनों के आयाम बराबर होने चाहिए, और दोनों प्रकाश स्रोत जो कि मिले तो एक ही स्रोत से हैं वो उनकी ध्रुवणावस्थाएं समान होनी चाहिए, और दोनों स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश किरणों के बीच पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये सारा अपन ने आज देखा कि व्यतिकरण में किस तरह से ब्राइट फ्रिंजें बन सकती है, किस प्रकार से अपने को डार्क फ्रिंजें बन सकती है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अपन इस टॉपिक को यहाँ बंद करते हैं और इसके बाद एक नया टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ।